अभी स्टूडेंट जो हमने मोलिकुलर मास डिस्कस किया, ठीक है, उसमें भी हमारे पास बेटा 3 मास होते हैं, एक रिलेटिव मास, एक एक्चुअल मास। देखना क्या क्या होते हैं वो। जैसे बेटा अभी हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का हमने जो मोलिकुलर मास देखा जिसको हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, वो कितना है 32 ग्राम। तो एक्चुअली में ये ग्राम पर मोल है, ये बेटा 1 मोल का मास होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको 3 अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूँ बेटा। एक मैंने लिखा दैट इज़ 32 AMU, ठीक है। एक बेटा मैंने लिखा दैट इज़ 32 इंटू दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और बेटा एक बार मैंने लिखा दैट इज़ 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखो तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो मैंने लिखा इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली बेटा जब मैं AMU लिख दिया, मैंने AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो बेटा ये एक्चुअली में रिलेटिव मास है, ठीक है, रिलेटिव मास है। मतलब यहाँ पे ये एक सिंपली नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि भाई ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 गुना ज़्यादा भारी है कार्बन के एक एटम से। अगर हम कार्बन के एक एटम का मास क्या कर दें, 1/12 कर दें, ये रिलेटिव मास है, ठीक है ना। ये हमने कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप है उससे कंपेयर करके निकाला हुआ है। अब आपको ये भी पता है कि भाई जो 1 AMU है उसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1 AMU के बराबर जो मास है मैं उसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बेटा एक एटम का एक्चुअल मास है, ये क्या है, ये है एक्चुअल मास किसका, एक एटम का। ये एक एटम का एक्चुअल मास है। और बेटा अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा जब मैंने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्चुअल मास है किसका, Na मोलिक्यूल्स का। क्योंकि अगर ये मोलिक्यूल है तो सिंपल सी बात है मोलिक्यूल के बारे में बात करेंगे बेटा, और अगर ये एटम है तो बेटा हम एटम के बारे में बात करेंगे। तो ये बेटा एक्चुअल मास है Na मोलिक्यूल्स ऑफ O2। Na का मतलब कितने मोलिक्यूल, 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन के इतने मोलिक्यूल लोगे, ठीक है, तो उनका जो मास होगा वो ये होगा। और ये बेटा जो मास आएगा, ये बेटा आपके पास आएगा दैट इज व्हाट 32 ग्राम पर मोल। तो एक्चुअली में यहाँ पर हम 3 मास के बारे में बात करते हैं, एक रिलेटिव मास है, एक एक्चुअल मास है। ये एक्चुअल मास है एक एटम का बेटा, ये एक्चुअल मास है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें, आप कहोगे सर ये एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो इसमें अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, मोल कंसेप्ट। देखो बेटा मोल कंसेप्ट क्या है, तो आपको एक तो ये बात पता है कि भाई मोल है ये एक बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था केमिस्ट्री में, बेसिक या बेटा इसको हम बोल सकते हैं दैट इज व्हाट फंडामेंटल, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। हमने ये भी देखा था बेटा जो इसकी SI यूनिट होती है वो बताओ क्या होती है, मोल। इसमें E यूज़ नहीं करते हम लोग। तो एक्चुअली में मोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसने सबसे पहली बार यूज़ किया, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो एक्चुअली में बेटा जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, ठीक है, भाई मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, ये मान लो बेटा रिएक्टेंट A है, ठीक है, ये मान लो बेटा मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो बेटा मान लो B है, और बेटा मान लो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो भाई आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन बेटा कौन पार्टिसिपेट करेगा, एटम। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई इस A रिएक्टेंट के कितने एटम और B रिएक्टेंट के कितने एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे इनका नंबर जानना है, मुझे क्वांटिटी जाननी है इनकी, ठीक है ना, कि भाई A
ए और बी रिएक्टेंट के कितने कितने एटम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कंसेप्ट आता है वो आता है मोल। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ भाई ये एक काउंटिंग यूनिट है, केमिस्ट्री में ये एक काउंटिंग यूनिट है जो काउंट करेगी कि भाई आपके पास जो रिएक्टेंट दे रखे हैं उनमें कितने कितने एटम रिएक्शन कर रहे हैं। तो सिंपली बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल काउंटिंग यूनिट। ये एक बेटा केमिकल काउंटिंग यूनिट है। जैसे बेटा हमारी डेली लाइफ में आप जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, वो आप जनरली दर्जन यूज़ करते हो, 1 दर्जन। तो आपको पता है 1 दर्जन का मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, 12 क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर मुझे काउंट करना है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में जनरली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम एटम के बारे में बात करेंगे, वो कितने एटम रिएक्शन कर रहे हैं उनको अगर हमें काउंट करना है तो ये एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक है ना। तो दर्जन तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों एटम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो सबसे पहले मोल को इंट्रोड्यूस किया था, जो फर्स्ट यूज्ड किया था मोल के बारे में बेटा, वो साइंटिस्ट था विलियम ओस्टवाल्ड। ये बेटा हमारे पास पहला साइंटिस्ट था, ठीक है। और एक्चुअली में जो मोल है ना बेटा, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये एक, जिसका मतलब होता है हीप और पाइल, मतलब किसी चीज़ का ढेर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा भाई आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स का एक ढेर मिलेगा। तो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या पाइल, मतलब ढेर, ठीक है। और विलियम ओस्टवाल्ड ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था। अब बात आती है भाई 1 मोल कितनी क्वांटिटी के बराबर होगा। जैसे 1 दर्जन 12 क्वांटिटी के बराबर है, ये 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। ओबियसली बात है, अगर हम 1 दर्जन बनाना की बात करेंगे तो 12 बनाना, 1 दर्जन पेन तो 12 पेन। तो ऐसे ही जो आपके पास है 1 मोल, तो 1 मोल कितनी क्वांटिटी के बराबर आएगा, अब हम ये जानते हैं। तो 1 मोल को हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है कि भाई किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल वो अमाउंट होती है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है ना, उतने ही एंटाइटीज होनी चाहिए जितनी 12 ग्राम जो आपके पास कार्बन 12 का बेटा जो आइसोटोप है ना, तो जो आपके पास कार्बन 12 है इसके 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं, ठीक है, अगर उतने ही एटम्स या उतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में हैं तो वो क्वांटिटी 1 मोल होगी। जैसे बेटा हमें पता है भाई कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो हमें पता लगता है, हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर और हम उससे कैलकुलेट करते हैं भाई कार्बन के एक एटम का मास है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ये एक एटम का मास है, ठीक है। ये कितने एटम का मास है, ये मास है बेटा 1 एटम का। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ भाई 1 एटम, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इतने ग्राम मास है वो 1 एटम के बराबर है। मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। बताओ इतने मास में कितने एटम है, एक एटम है। हमें ये पता लगाना है कि जो आपके पास कार्बन 12 आइसोटोप है इसके 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो अगर इतने ग्राम एक एटम के बराबर है तो बताओ 12 ग्राम में कितने होंगे आपके पास, 1 डिवाइड बाई 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू बेटा 12। तो जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे, इसको मैं नियरली 2 मान सकता हूँ, तो बेटा आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6.022 10 की पावर 23 एटम्स।